गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि कहानियाँ हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी किस राइटर ने ये लिखी है वो चीज़ हमने देखी है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 में लिखी गई है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है और राजेंद्र वाला घोष ने इसको लिखा है, जिनका जन्म वर्ष 1882 ईस्वी है। ठीक है, तो हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में बनारसी में हुआ है। इन्होंने बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से जाना जाता था। इनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ है। 1904 से 1917 ईस्वी तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। ठीक है, हिंदी कहानियों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। ये कहानियाँ हिंदी में बंग महिला के छंदम नाम से लिखती थी। इनकी पहली कहानी है दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। पहली तो इनकी मुझे लग रहा है कोई और कहानी है, बट इनकी जो 3 कहानियाँ ये ज़्यादा फेमस है, जैसे कि दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908, हृदय परीक्षा 1915। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन किया गया है, जिसमें लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना वह कुछ सवाल करती है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन के प्रकाशन पर व्यंग्य के साथ साथ भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातिगत पक्षधरता का वर्णन विषय बनाया गया है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम अपनी मेन कहानी में चलते हैं। ठीक है, इसकी जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इसका जो इसे किस शैली में लिखा गया, इसमें किस निबंध या किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये निबंध है और ये हमारे ही यूजीसी में लगा हुआ है, हमारे सिलेबस में ये लगा हुआ है, तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या का चित्रण है। ठीक है, बंगला विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ है। बंग महिला में बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्द की बहुलता है। बहुलता मतलब इसमें तत्सम शब्द बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र हुआ है। 1911 में नागरिक प्रचारणी सभा बनारसी में प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है और मेन ये है कि इस कहानी में जो पात्र है वो कौन कौन है। एक लेखिका है, चंद्रदेव है, चित्रगुप्त है, धन्वंतरी है, लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है मूल कहानी में आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो ध्यान से देखें, उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बीच बीच की कुछ ऐसी लाइनें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और उस टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कहानी से पूछा गया है, ये किसने बोली हुई है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। तो मूल कहानी ये है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो तो कम से कम 2-3 बार तो आप रीड करो। मूल कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसकी। भगवान चंद्रदेव
आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करोगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल में वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशील गवर्नमेंट में किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत सी पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट में रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठ के हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेजी और जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपका आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों में भांति कृशांक तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षण भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देखिए, देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अवश्य। अमावस्या को तो आपको छुट्टी, हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण किया जा सकता है। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण नहीं हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदाता निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से हठखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिसमें आप अपनी निर्मल चंद्रिका का बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधी के गोद में जा सकते हैं, उसमें यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपने उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके लोकदेव में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अमीनेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी
मुख्य रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे शैतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कांट की पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस योगवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़े हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। हरिपदोत्वा त्रैलोक्य पाविनी सुरसरी के भी खट्टे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारे अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ इंडियन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणिनी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहाँ के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महज से देखने के खास बंगाली बाबू से जांचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ कैमिट को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचक्का रह जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादित काल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी संशाक संशदर संश्लाचन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सकते हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान विदित पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालीमा छुड़वाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वर्गीय सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमि मंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो क्या अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकाल जाता है तब ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और ना ही अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रस्तुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया, वह सब इन्हीं विशाल विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का ही परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ की पुतलों की भांति हैं।
जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से आपको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके तो तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उसे उनकी राइटर बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सी सुविधा और अवश्य पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौन आलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। इस तरह से हमारी ये कहानी जो है ख़त्म होती है।